हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जाति के अंतर्गत स्वस्थ रूप से नारीवाद की स्थापना किस प्रकार की जाए, इसको हम लोग देखते हैं। कल जो है संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान के माध्यम से जातिगत भेदभाव को किस प्रकार से समाप्त करते हुए स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ दृष्टिकोण का महिलाओं के प्रति विकास या पुरुषों द्वारा स्वस्थ व्यवहार महिलाओं के प्रति हो सके, संवैधानिक रूप से उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अलावा अन्य क्षेत्रों के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं के प्रति जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत स्वस्थ दृष्टिकोण या नारीवाद की स्थापना कर सके। पहले हम लोग देखते हैं जाति क्या है। हमने बताया कि प्राकृतिक रूप से दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, ये प्राकृतिक निर्धारण है। लेकिन समाज में वंश परंपराओं के अनुसार भी जातियाँ बनती आई हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति बनती रही। उसके अलावा भी जाति के विभिन्न स्वरूप हैं। एक समाजशास्त्री थे कूले। कूले ने कहा था, जब कोई व्यक्तियों का वर्ग या कोई समूह पूर्णतः वंशानुगत हो जाए, यानी वंश के अनुसार चलने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे, तो वह क्या होता है, जाति का जन्म होता है। इसको याद रखिएगा, जब कोई व्यक्तियों का समूह या वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाए, यानी वंश परंपरा के अनुसार चलने लगे, तो अब वह वंश क्या बन जाता है, जाति कहलाता है। इसके विषय में पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। फिर भी अब हम आगे आज हम लोग चलते हैं कि जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण या नारीवाद की स्थापना किस प्रकार की जाए। तो नारीवाद के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त भी करना है और महिलाओं को स्वस्थ अवस्था यानी स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ क्रियाकलाप, स्वस्थ मान सम्मान इत्यादि की अवस्था में उनको लाना भी होता है। यानी दो क्रिया नारीवाद के अंतर्गत की जाती है। उन्हीं सब के बारे में हम लोग थोड़ा संविधान के अलावा अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कैसे है? पहला है आधुनिक विचारधारा का विस्तार। यहाँ जो आधुनिक विचारधारा की अगर हम बात करें कि आधुनिक विचारधारा क्या है या आधुनिकीकरण क्या है, तो पाश्चात्य जगत के जो क्रियाकलाप हैं, जो व्यवहार हैं, जो मूल्य हैं, जो दृष्टिकोण है, जो विकास का या समाज का या व्यक्तिगत रूप से या कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जो विचारधाराएं हैं, जो व्यवहार हैं, उसको एडाप्ट करना क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। तो जब हम आधुनिकीकरण की विचारधाराओं का अगर हम भारत में विस्तार करेंगे, तो जिस प्रकार से महिलाओं को वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ विकास, सम्मान, स्वाभिमान इत्यादि गतिविधियों की व्यवस्था की गई है, उस सब गतिविधियों का भारत में भी विकास होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण या शोषण का अंत होगा, स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होगा और उनके प्रति शोषण का क्या होगा, अंत होगा। इस प्रकार से आधुनिक विचारधारा का विस्तार हमको करना पड़ेगा। वो साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, उपलब्धियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से इत्यादि कई दृष्टिकोणों का अगर हम प्रचार प्रसार करें, यानी आधुनिक विचारधारा का विस्तार अगर किया जाए, तो भारत में जातिगत होने वाले दुर्व्यवहार या शोषण का अंत करते हुए स्वस्थ दृष्टिकोण या महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। अगर वही हम दूसरा देखें, समाज के आधुनिक मूल्यों का विकास। समाज के यहाँ आधुनिक मूल्य क्या है, समाज के आधुनिक मूल्य क्या है? समाज किसे कहते हैं? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं। यहाँ आधुनिक मूल्य का मतलब ये हुआ, आज के समय में विश्व में जो आधुनिक मूल्य हैं समाज के अंतर्गत, तो वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत रूप से कर्मों की स्वतंत्रता इत्यादि कई मूल्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्तिगत रूप से शिक्षा एक मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है, स्वतंत्रता भी मिली हुई है। प्रशासनिक सहयोग, यानी आप व्यक्तिगत रूप से अगर आगे हैं, काफ़ी सफल हैं, काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं, तो आप प्रशासनिक रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी और उसकी सुरक्षा भी की जाएगी, प्रशासनिक रूप से रक्षा भी की जाएगी। यानी ये कहें कि समाज में जो आधुनिक मूल्य हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा रखने के साथ साथ विकास, उत्थान
अवसर इत्यादि के जो आधार हैं उसका अगर विकास कर दिया जाए, यानी समाज में आधुनिक मूल्यों का अगर विकास कर दिया जाए, तो उन आधुनिक मूल्यों के विकास से भी क्या होगा, महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होगा। यहाँ यूँ कहें कि जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी प्रवृत्ति रही है कि महिलाएं बुद्धि में थोड़ी कमज़ोर होती हैं, डरपोक होती हैं, ये महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाएं ऐसी होती, जो पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी भावना या ये कहें कि धार्मिक उन्मादों ने जो विभिन्न स्वरूपों को जन्म दिया, जिसके वजह से महिलाओं का शोषण और विकास रुका था, उसे अगर रोकते हुए समाज के आधुनिक मूल्यों को इस प्रकार बढ़ावा दिया जाए कि महिलाएं भी व्यक्तिगत रूप से उसका लाभ उठा सकें, तो महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो जाएगा। तीसरा अगर ये महत्वपूर्ण है, जैसे हमने बताया कि शिक्षा एक ऐसी दवा है, ज्ञान एक ऐसी दवा है जो सभी रोगों पर भारी पड़ती है। तो महिलाओं के प्रति अगर स्वस्थ विचारधारा का अगर निर्माण करना है तो शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो परंपरागत संस्कृतियां पाई जाती हैं, जो आधुनिकीकरण के समाज से दूर है या फिर प्राकृतिक रूप से उसी स्थान पर निर्भर होने के कारण से अन्य समाजों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती या अन्य जगहों की उनको विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी संस्कृतियों के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का विकास कर देना चाहिए, ताकि लोग आधुनिक विचारधारा, आधुनिक स्वरूप, आधुनिक आवश्यकता, आधुनिक समस्या, आधुनिक परिवर्तनों को समझ सके और उसके अनुसार अपना परिवर्तन करते हुए समायोजित हो सके। तो जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए तो उसमें जो ऐसे समाज में प्रौढ़ शिक्षा, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की स्थिति में छात्रवृत्ति देकर के महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जाए, जैसे कोई सहायता, कंप्यूटर, साइकिल, बाइक इत्यादि सहायता प्रदान किया, और महिलाओं को जो शिक्षा में वरीयता दिया जाए, महिलाओं को स्वतंत्रता भी दी जाए, तो मूल अधिकार भी शामिल हो गया है। महिलाओं को प्रशिक्षण, कला, कौशल इत्यादि का प्रशिक्षण, ज्ञान, साहित्य में महिलाओं का जो है उन विचारधाराओं को शामिल करना जिससे पुरुष भी स्त्री पुरुष में भेद न करते हुए समान व्यवहार घर, संस्था इत्यादि स्तरों पर कर सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान, सहयोग, उनकी क्षमता इत्यादि का जो है व्यवहार क्रियाकलापों को भी साहित्य या विभिन्न जो है प्रचार, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र के विभिन्न जो अध्ययन हुए हैं, जो खोज हुए हैं, जिनके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि महिलाओं के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का पक्षपात न हो, इत्यादि गतिविधियों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार स्वस्थ रूप से होगा और महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होगा। यानी जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत, यानी स्त्री पुरुष के अंदर भेदभाव को समाप्त करते हुए महिलाओं को विकास का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सकेगा, यानी नारीवाद की स्थापना हो सकेगी। अगर वही चौथा की हम बात करें कि अगर जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत अगर महिलाओं में नारीवाद की स्थापना करना है, महिलाओं के अंदर नारीवाद की स्थापना करना या विकास करना या व्यवस्थित स्थिति में लाना है, तो अधिकारों में वृद्धि करना होगा। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों में वृद्धि, संपत्ति के अधिकार में वृद्धि करना होगा नौकरी के दौरान। इससे लोकतांत्रिक लोकतंत्र यानी सरकार को चुनने संबंधी गतिविधियों में भी महिलाओं के भूमिकाओं को वृद्धि करना होगा। संवैधानिक रूप से तो भारत में पर्याप्त अधिकार प्राप्त है, न्यायिक रूप से यथाशीघ्र निर्णय और शिक्षा के अधिकारों में वृद्धि कर दिया जाए। गांधी जी ने कहा था यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक परिवार सुधर सकता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती तो एक देश सुधर सकता है। ऐसी बात उन्होंने कही थी महिलाओं की शिक्षा के महत्व को बताते हुए। तो महिलाओं के प्रति शिक्षा संबंधी अधिकारों में वृद्धि कर दिया जाए, साथ ही सरकार के द्वारा रोजगार इत्यादि में भी उनको वरीयता दिया जाए और महिलाओं के गरिमा से संबंधित अधिकारों में अगर वृद्धि किया जाए, महिलाओं के मान सम्मान से संबंधित अधिकार में अगर वृद्धि कर दिया जाए, तो इन अधिकारों में वृद्धि करने से क्या होगा कि महिलाओं के प्रति, पुरुषों में और महिलाओं में दोनों के प्रति स्वस्थ विचारधाराओं का निर्माण होगा, स्वस्थ विचारधाराएं उत्पन्न होंगी, जिसके वजह से वे लोग क्या होंगे, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ संस्कृति, एक स्वस्थ व्यवहार के साथ अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगी, अर्थात स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सोच एवं समझ। अंतर्राष्ट्रीय सोच समझ का यहाँ तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम प्रेरित ही नहीं होंगे। इसलिए भारत के अंतर्गत, जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को अगर हमको आगे ले चलना है या इनके प्रति स्वस्थ विचारधाराओं का निर्माण करना है, तो संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन के माध्यम से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, पाश्चात्य देशों में इनके विकास के माध्यम से हमको उन विचारधाराओं को, उन ज्ञान को, उन दृष्टिकोणों को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, उसके विषय में समझाया जाना चाहिए, ताकि जो है
व्यक्ति जो है विश्व स्तर की गतिविधियों और आवश्यकताओं से परिचित हो सके और महिलाओं का महत्व समझ सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच समझ को जब तक व्यापक स्तर पर नहीं पढ़ाया लिखाया समझाया जाएगा, तब तक ऊपर से ज्ञान नीचे की तरफ नहीं आएगा, तब तक ये समस्याएं बनी की बनी रहेंगी। अर्थात शिक्षा को एक प्रकार से आधुनिकीकरण से इस प्रकार जोड़ा जाए कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सोच समझ का विकास हो और कुंठित या शोषित अवधारणाओं का अंत हो सके और महिलाओं को जो है स्वस्थ वातावरण के साथ स्वस्थ विकास और स्वस्थ सम्मान और स्वस्थ व्यक्तित्व को बनाया जा सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समझदार और अच्छा व्यक्ति वही है। हर व्यक्तित्व, ऐसे समझिए, हर व्यक्तित्व में कुछ न कुछ अपनी अच्छाई बुराई होती है और भारत की संस्कृति में स्त्री पुरुष वही अच्छे हैं जो विदेशी संस्कृति को अच्छाई पकड़ लिए हैं, बुराई छोड़ दिए हैं। वही अच्छे हैं, वही समझदार हैं। विदेशी संस्कृति का यह मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी तरह से उन्हीं का हम चादर ही ओढ़ लें। उनका चादर ओढ़ेंगे तो उनकी बुराई भी आपको मिलेगी। यही विवाह विच्छेद की समस्या जो भयानक रूप से बनती जा रही है, ये भी हो जाएगी। अतः भारतीय संस्कृति अपने आप में उत्तम है, परंतु यहाँ जो समस्या उत्पन्न हुई जातिगत, वह इसलिए समस्या उत्पन्न हुई कि भारत काफ़ी लंबे समय से शोषण का शिकार रहा है। यही कारण है कि मजबूरी में व्यवस्था जैसे तैसे अपना मोड़ ले लिया। अतः आप भारतीय संस्कृति का में भावनात्मक सौंदर्य, नैतिक मूल्य, पवित्रता, व्यवहार इत्यादि का पालन करते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास संबंधी दृष्टिकोणों को ही विदेशों से ग्रहण करें। अन्यथा विदेशी पूरा बनेंगे तो न भारतीय रह जाएंगे न विदेशी रह जाएंगे। अतः आप जो है ये जितनी बातें बताई गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति खराब है। भारतीय संस्कृति अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, सौंदर्यपूर्ण है, भावात्मक सौंदर्य है, क्रियात्मक सौंदर्य है, सभ्यता का सौंदर्य है। इन सब सौंदर्य को आप रखते हुए विकास के अवसर को तलाशिए, विकास की योग्यता को पकड़िए विदेशी संस्कृति से। तब आप भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सभी पीढ़ी का आनंद ले सकेंगे। वृद्धावस्था में और आनंद और सम्मान मिलेगा। युवा अवस्था में तो विदेशों का सौंदर्य ज़्यादा है, लेकिन वो भी सौंदर्य नहीं है विदेशों का। वो सब क्या कहें, अब हमारा चैप्टर ही कुछ और है, नहीं तो उसको डिटेल में बताते। अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरे की अच्छाई को ग्रहण करके बुराई छोड़ दे। इसलिए भारतीय संस्कृति अनुपम है, अद्वितीय है, उसका आप पालन कीजिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए आधुनिकीकरण की विचारधाराओं को इस प्रकार से समाहित कीजिए कि आपका स्वरूप भी बना रहे और आर्थिक और भौतिक संपत्ति भी आपके पास हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।